यूनाइटेड नेशंस की आलोचना इसके एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स की वजह से होती है और ये ऑर्गन्स है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की आलोचना बिग फाइव देशों को मिले वीटो शक्ति के कारणों इन परमानेंट मेंबर देशों पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि इस वीटो पावर के कारण परमानेंट मेंबर काउंसिल द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को रोक देता है। कहा जाता है न कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, ये वीटो बीवी की भाई की तरह ही काम कर रहा है, यानी कई एक तरह सोचने वाले देशों की राय पर एक परमानेंट मेंबर देश का वीटो अड़ंगा डाल सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर दुनिया में कोई संकट आए तो यूएन कुछ करना चाहे तो इस वीटो पावर के चलते यूएन कुछ भी नहीं कर पाता है। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बोर्ट्रस घाली ने अपनी आत्मकथा अनबैलेंस्ड क्यूज्ड में इन वीटो सिस्टम की आलोचना की है। घाली के मुताबिक यूएन चाहकर भी कोई युद्ध रोक नहीं सकता क्योंकि वीटो पावर उसे ऐसा करने नहीं देता है। घाली के मुताबिक बिग फाइव देश अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस वीटो सिस्टम को खत्म नहीं कर रहे। इस वीटो पावर का मिसयूज किस हद तक किया गया है ये समझने के लिए कुछ डेटा देखिए। जब रूस यूएसएसआर रहा करता था, यानी 1949 से 1991 के बीच तक, रूस ने 90 प्रस्तावों पर वीटो लगाए हैं। इसके बाद जुलाई 2019 तक रूस ने 50 से ज़्यादा बार वीटो लगाया है। 1983 में यूएसएसआर द्वारा कोरियाई एयरलाइंस फ्लाइट 007 को मार गिराए जाने वाले निंदा करने वाले यूएन के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। उसके बाद रूस ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान सीरिया पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पर वीटो लगाया था। लेकिन सिर्फ रूस ही नहीं, बाकी देश भी जमकर वीटो का मिसयूज किया है। ऐसे में अमेरिका ने 83 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 28 बार और चीन ने 14 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी अधिकारी जॉन जे मियर साइमर ने बताया है कि 1982 से अमेरिका ने इजराइल की आलोचना करने वाले 32 सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो लगाया है। आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि इजराइल के खिलाफ कुछ भी होता है तो अमेरिका हमेशा उसका साथ देता है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ ऐसा कोई शक्ति नहीं है। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि वीटो के कारण सुरक्षा परिषद मुद्दों का हल नहीं निकाल पाता। जब क्रीमिया के भूभाग पर रूस ने कब्जा किया तो यूएन की महासभा में यूक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने वीटो पर तगड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि हर लोकतांत्रिक देश में अगर किसी ने आपकी संपत्ति चुरा ली है तो एक स्वतंत्र अदालत आपके अधिकारों की रक्षा करने और अपराधी को दंडित करने के लिए बैठी रहती है। लेकिन जब किसी आक्रामक देश ने किसी दूसरे संप्रभु देश का एक एरिया ही चुरा लिया तो यूएन कुछ भी नहीं कर सका। इस वीटो का इतना मिसयूज किया गया कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वीटो को मानवाधिकारों के लिए ही खतरा मानते हैं। 2014 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दिया था कि बिग फाइव देश को कम से कम नरसंहार के मुद्दे पर अपना वीटो छोड़ देना चाहिए। इसी वीटो सिस्टम को काउंटर करने के लिए भारत समेत दूसरे तमाम देश सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यूएन का नींद खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद पर एक और आरोप भेदभाव नीति अपनाने का भी लगाया जाता है। जैसे इजराइल 1949 में यूएन में शामिल हुआ था, अभी भी सुरक्षा परिषद के लिए नहीं चुना गया। इजराइल के खिलाफ पक्षपात का एक और उदाहरण है। दरअसल जुलाई 1976 में फिलिस्तीन और जर्मन उग्रवादी ने फ्रांस से इजराइल जा रहे एयर फ्रांस के विमान को हाईजैक कर लिया था। प्लेन को युगांडा में उतारा गया था और यात्रियों को मारने की धमकी दी गई थी। अब उस समय युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन इन्होंने हवाई अड्डे पर उग्रवादी को शेल्टर प्रोवाइड कराया था, लेकिन इजराइल ने युगांडा हवाई अड्डे पर उतरकर अधिकांश बंधकों को छुड़ा लिया था। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव विल्हट्मन ने युगांडा के संप्रभुता के उल्लंघन के लिए इजराइल की निंदा कर दी थी, जबकि निंदा करना था उग्रवादी की, लेकिन निशाने पर आ गए इजराइल। इसके अलावा सुरक्षा परिषद का दोहरा रवैया भी देखिए। काउंसिल ने बार बार इजराइल की निंदा की है, लेकिन इजराइल के खिलाफ कभी भी कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं किया। यूएन पर एक
और आरोप ये भी लगाया जाता है कि ये केवल आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन पर संघर्ष को राष्ट्रीय मुक्ति के रूप में मान्यता देता है, जबकि तिब्बती, कुर्द या तुर्की अर्मेनियाई लोगों के मुक्ति आंदोलन को मान्यता नहीं देता है। ऐसे ही भेदभाव इस संगठन ने ताइवान के साथ भी किया है। ताइवान को यूनाइटेड नेशंस चाइना की वन नेशन पॉलिसी के अधीन मानता है। सुरक्षा परिषद में तो समस्या है ही, लेकिन इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस परमाणु हथियारों के फैलने को रोकने में असमर्थता के कारण, शरणार्थियों के बढ़ती संख्या के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, आतंकवाद के कारण, नक्सलवाद के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसे रोकने में असमर्थ रही है। यूएन के खाते में कुछ उपलब्धियों के साथ अनेक आलोचना विद्यमान है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के समय से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि आज लोग ज़्यादा सुरक्षित है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इंसान सभ्य हुआ है।